बताना तो चाहता हूँ किस्सा अपनी मोहब्बत का, मगर डर ये है कहीं आप उसे पहचान न लें। पहले विश्व युद्ध के अंतिम दिन थे। अमेरिका के बोस्टन हर्बल आइलैंड में एक रोग तेज़ी से फैल रहा था और एक के बाद एक कई मोर्चों पर फौजियों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन कोई भी देश इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पूरी सेना हतोत्साहित हो सकती थी। फ्रांस की सेना ने इसे एक कोड नाम दे दिया, डिजीज़ 11, यानी रोग नंबर 11। इसी दौरान स्पेन एक ऐसा देश था जिसकी सेना ने उसे आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि यह एक रोग है जो तेज़ी से फैल रहा है। इसी स्वीकार के चलते शत्रु देशों ने इसे स्पेनिश फ्लू कहा। हालांकि यह रोग जितनी तेज़ी से फैल रहा था, यह नाम उतनी तेज़ी से नहीं फैला। विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। सैनिक अपने अपने घर लौट रहे थे और अपने साथ ले जा रहे थे एक अनजान सी बीमारी। हर देश में इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखी और इसका सबसे आसान रास्ता था इसकी जिम्मेदारी दुश्मन देश पर मढ़ दी जाए। स्पेन का कहना था यह बीमारी पुर्तगाल से उसके यहाँ आई है, जबकि पुर्तगाल ये कह रहा था कि यह स्पेन से आई है। पर्सिया का कहना था कि इसे ब्रिटेन ने उसके यहाँ भेजा है। सेनेगल ने इसे ब्राज़ीलियन फ्लू कहा, जबकि ब्राज़ील इसको जर्मन फ्लू कह रहा था। तब तक रूस में क्रांति शुरू हो चुकी थी और बोल्शेविक सेनाएं पोलैंड में घुसपैठ कर रही थी। इसलिए जब यह रोग पोलैंड में फैला तो इसे बोल्शेविक फ्लू कहा गया। लेकिन सभी जगह इसे दुश्मन देश के मत्थे नहीं मढ़ा गया। 29 मई 1918 को बम्बई, अब मुंबई के तट पर एक जहाज ने लंगर डाला। युद्ध से भारतीय सैनिकों को वापस लेकर आया यह जहाज उस तट पर 48 घंटे तक रहा। 10 जून को खबर आई कि तट पर तैनात 7 पुलिस वालों की एक नई बीमारी से मौत हो गई है। तब तक जहाज में आए सैनिक के साथ यह बीमारी पूरे देश में फैल चुकी थी। चूँकि इस बीमारी की पहली खबर बॉम्बे से आई थी, इसलिए इसे भारतीय डॉक्टरों ने बॉम्बे फ्लू कहना शुरू कर दिया। हालांकि जब यह रोग भारत में महामारी बना तो आम लोगों ने इसे प्लेग ही माना। उस समय उनके लिए महामारी का अर्थ ही था प्लेग। जापान में इसका प्रवेश कुछ अलग तरीके से हुआ था। कुछ सूमो पहलवान कुश्ती टूर्नामेंट खेलने के लिए विदेश गए थे। जब वे लौटे तो वो बीमार थे। इन्हीं के जरिए यह रोग जापान में फैला, इसलिए इसे सूमो फ्लू कहा गया। लेकिन जल्द ही सभी देशों को एहसास हो गया कि उनके यहाँ जो बीमारी फैल रही है, दरअसल वो एक वैश्विक महामारी है। अब अलग अलग नाम देने की बजाय उसे एक आम नाम देने की ज़रूरत थी और वह नाम हुआ स्पेनिश फ्लू। लेकिन जब फ्लू के बहुत सारे दूसरे नाम थे तो यही नाम क्यों स्वीकार हुआ? शायद इसलिए क्योंकि पहला विश्व युद्ध एलाइड पावर्स ने जीता था। इस गुट के अग्रणी देश ब्रिटेन और रूस थे। वे अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे, इसलिए वही नाम चल निकला जो उन्होंने स्वीकार किया। लोग अब तक मुझसे पूछते हैं मेरे कातिल का नाम। मोहब्बत की हद यह है, मैंने अब तक तेरा नाम नहीं लिया। 1 सदी बाद पूरी दुनिया लगभग उसी हालात में है, मगर इस समय इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है और विश्व के 2 बड़े देश अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखें तो अमेरिका, रूस, चीन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज किसी वैश्विक चुनौती के वक्त आपसी मतभेदों के बावजूद कम से कम प्रकट तौर पर एक दूसरे के साथ दिखते थे। मगर पिछले कुछ महीनों में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। 13 मार्च तक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के मामले में चीन की तारीफ करते नहीं अघा रहे ट्रंप ने अचानक पलटी मार दी और चीन पर हमलावर हो गए। वायरस को चीनी वायरस बोलना शुरू कर दिया। ट्रंप के हमलावर रुख के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी चिंता तेजी से अमेरिका में पैर फैला रहे वायरस को भी है, जो अब तक 88,000 से ज़्यादा जानें ले चुका है और कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां लगभग 14 लाख पार कर चुकी है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत कई बड़े शहरी केंद्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका के सिस्टम को अच्छी तरह समझने वाले लोगों का मानना है अगर इस वायरस पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो अमेरिका में होने वाले आर्थिक नुकसान चीन से कई गुना ज़्यादा होगा। वायरस को काबू करने के मामले में देरी से जागने को लेकर ट्रंप की पूरे देश में आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते ज़्यादा जांच नहीं होने से कोरोना के संक्रमित लोगों का सही अंदाज नहीं लगाया जा सका। यहाँ गौरतलब है कि इसी साल नवंबर के शुरुआत में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी आरोपों पर चीन ने भी पलटवार शुरू कर दिया।
उसने आरोप लगाया कि वुहान में हुए वर्ल्ड मिलिट्री गेम में हिस्सा लेने पहुंचे 300 अमेरिकी सैनिकों ने यह वायरस वुहान में छोड़ दिया। चीन के आरोप ये भी है कि अमेरिका के कोरोना वायरस के बारे में शायद उसे उससे पहले पता था। दिसंबर में कोरोना वायरस की सुगबुगाहट चालू होने के एक महीना पहले पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से आए विशेषज्ञ ने चर्चा की थी। चीन का सवाल यही है कि जब दुनिया में इस वायरस के बारे में किसी को नहीं पता था, तो अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर सम्मेलन महज संयोग नहीं है। पर अमेरिका का यह आरोप अपनी जगह कुछ हद तक तो सही लगता है कि चीन ने वक्त रहते वायरस के बारे में दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की। वायरस के बारे में जनवरी के पहले हफ्ते में ही पता चल गया था, लेकिन इसका पता लगाने वाली लैब के सारे सैंपल नष्ट करने के आदेश दे दिए गए। सबको मुंह बंद रखने के लिए कहा गया। यही नहीं, 20 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 40,000 से ज़्यादा परिवारों को एक सामूहिक भोज भी वुहान इलाके में आयोजित किया गया। बाद में पता चला कि वुहान में कोरोना वायरस के शिकार बने लोगों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो इस भोज में शामिल हुए थे। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर इस वायरस के फैलाव और प्रकृति के बारे में कुछ हफ्तों महीनों पहले पता चल जाता, तो इसे चीन के कुछ प्रांतों तक ही रोकना संभव था। अमेरिका और चीन के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो भविष्य ही जानता है। मगर आज सबसे बड़ी चिंता विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर के, जो लगभग तबाह होने की स्थिति में आ चुकी है। बात 29 जनवरी 2020 की है। WHO ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वायरस नामक बीमारी से आगाह करवा दिया था और सबको ये भी कहा था कि आप लोग इस बीमारी से बचने के उपाय पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और आज जब एक तरफ सारी दुनिया में यह चर्चा जारी है कि कोरोना का वैक्सीन कब और कहां बनेगा, वहीं WHO ने आशंका जताई है कि कोरोना हमारे क्षेत्र विशेष का वायरस बन सकता है और संभव है कि यह कभी खत्म ही ना हो और अब हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। दूसरी तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि कोरोना को हराने के लिए सिर्फ 14 दिन काफ़ी है, वहीं आज ये कहा जा रहा है कि कोरोना लैब में तैयार किया हुआ एक वायरस है जिसका इलाज फिलहाल संभव नहीं है। यानी कि कोरोना को लेकर अभी तक हम किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं। पर अब तक एक स्थिति तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि अब हम सबको कोरोना के बीच जीना सीखना ही होगा। बाकी बंद लफ्ज़ों में ही सही, ले तो लिया उसका नाम। कभी मोहब्बत की हो तो उसे पहचान भी जाओगे। जय हिंद, जय भारत।